So Section 44 CRPC is about arrest by magistrates. Sorry. When any offense is committed in the presence of a magistrate, whether executive or judicial, or within his local jurisdiction, तो इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो हमें ध्यान रखना है, देखना है। और नेट थोड़ा स्लो हो रहा है, वॉइस अगर ब्रोकन हो तो बता दीजिए, क्योंकि ओके सर। हाँ, कल का लेक्चर जो हुआ था उसमें कई जगह वॉइस चली गई थी। तो जो रिक्विजिट है सेक्शन 44 के, वो पहला तो ये है कि कोई ऑफेंस जो है वो कमिट होना चाहिए, कोई अपराध का घटित होना जरूरी है, अपराध का कारित किया जाना जरूरी है। और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। यहाँ अब ये छोड़ दे रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल है, क्योंकि इसमें दोनों दिए हैं, वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल विद इन इज लोकल जुरिस्डिक्शन, उसका जो स्थानीय क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत। फिर है कि कोई ऑफेंस कमिट किया गया है किसी मजिस्ट्रेट के सामने, उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर। तो इसमें ही में हिमसेल्फ अरेस्ट, वो खुद गिरफ्तार कर सकता है उस व्यक्ति को जिसने ऐसा अपराध या वो घटित किया है, क्राइम। ठीक है, तो खुद तो कोई मजिस्ट्रेट करता नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये तो रूल आउट हो जाता है यहाँ पे। और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट दी ऑफेंडर। अब अरेस्ट ऑर्डर एनी पर्सन में जो वहाँ पे लोग हैं उन्हें वो ऑर्डर कर सकता है कि वो अरेस्ट करें, टू अरेस्ट द ऑफेंडर एंड मे देयर अपॉन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर इन कंटेंड एज टू बेल कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी। अगर वो बेलेबल ऑफेंस वगैरह है तो तत्काल जमानत पे छोड़ दिया जाएगा, वैसा कुछ होगा। ठीक है, फिर इसका सेकेंड पार्ट है, एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट इन हिज प्रेजेंस within his local jurisdiction of any person for whose arrest he is competent at the time and the circumstances to issue a warrant। तो ये इस बारे में है कि जहाँ मजिस्ट्रेट के सामने कोई अपराध किया जा रहा है तो वो खुद गिरफ्तार कर ले, जो कि जैसा मैंने बताया कि कभी होता नहीं। फिर वो किसी वहाँ पे उपस्थित किसी व्यक्ति को कह सकता है कि वो कर ले। अब वहाँ पे उपस्थित किसी व्यक्ति से मतलब है कि कई बार जो है वो जो लोग वहाँ पे खड़े हैं उनको भी वो कह सकता है, बता सकता है अपनी अथॉरिटी की वो है मजिस्ट्रेट, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन यूजुअली हमने देखा है कि हम लोग जो हमारा माइंड सेट है वो ऐसा है कि एक्सीडेंट तक के केसेस से हम बच के निकलते हैं, हम लोग साइड से निकल जाते हैं, कोई हुआ रहता है। तो मजिस्ट्रेट अगर कुछ कहेगा कि अरेस्ट करो और वो अगर सिविल ड्रेस में ऐसा कुछ है, तो ये बात कर रहे हैं हम अभी है बाहर सड़क की किसी सार्वजनिक स्थान की, तो वहाँ पे कोई अरेस्ट करने के लिए आगे आएगा, ये इट डजंट लुक पॉसिबल और फिजिबल दोनों, ना तो ये संभव है और ना उसमें कोई आएगा ऐसे अरेस्ट करने के लिए। तो दूसरा ये होता है कि यूजुअली जो है ऐसे स्थानों पे पुलिस होती है या होमगार्ड्स के लोग वगैरह होते हैं, तो उनसे कहा जा सकता है कि वो उसे अरेस्ट कर लें। तो उसमें जो है इसमें कि ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट, तो इसमें वो सभी लोग शामिल हो जाते हैं, वो पुलिस भी हो जाती है या होमगार्ड्स के लोग भी हो जाते हैं, या इवन कोई बलशाली सा आदमी अगर वहाँ पे खड़ा है, कोई ताकतवर व्यक्ति, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा जिसको हम कहते हैं, उसको भी कह सकता है अरेस्ट करने के लिए। और फिर यह है उसमें कि वो ऑफेंस क्या अवेलेबल है। पहली तो बात यह कि इस तरह की चीज़ें कोर्ट के बाहर नहीं होती हैं, है ना। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर सार्वजनिक स्थान पर ऐसा होता है अगर, तो वो जो इसमें CRPC में दिया है कि खुद अरेस्ट कर सकता है। अब अरेस्ट करने का मतलब है उसको कंटेन कर देना एक जगह पे उसको मतलब स्थित कर देना, जिससे वो उसका जो मूवमेंट है कहीं वो हो जाए, निषिद्ध हो जाए। यहाँ अरेस्ट का मतलब हथकड़ी लगाना नहीं है, बेसिकली समझ लें, क्योंकि हथकड़ी जो लगाना है वो इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। और ये कहा गया है कि अगर हथकड़ी लगाई जाती है किसी को तो वो इट विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये कई जजमेंट्स इसमें ऐसे आए। हैंड कफिंग इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, ऐसा कहा गया।
तो यहाँ अरेस्ट से मतलब है कि उसको क्योंकि गिरफ्तारी से हम ये समझते हैं कि उसे हथकड़ी लगाई जाए। हथकड़ी बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, केवल उसे रोक लिया जाए। ये अरेस्ट का जो प्रैक्टिकल मीनिंग है वो ये है। और वहाँ पे कोई लोग अगर उपस्थित हैं तो उनसे कह सकता है। फिर दूसरा ये है कि उस व्यक्ति ने क्या अपराध किया। मान लीजिए कि उसके सामने जो क्राइम हो रहा है वो झापड़ दिया, उसने मारा, किसी को थप्पड़ मारा, और या फिर ये हम कह लें कि उसने कोई गाली गलौज वगैरह की है ना, या कोई लोग उपद्रव कर रहा है, मतलब तोड़ फोड़ कोई किसी जगह में कर रहा है, तो ये सारे ऑफेंस जो हो रहे हैं बेलेबल ऑफेंस हैं। तो अगर वो बेलेबल ऑफेंस हैं तो वो उसे बेल पे छोड़ देगा, जो भी प्रावधान इसमें सीआरपीसी में बेल के दिए गए हैं। और दूसरा इसमें जो वो है सबसेक्शन है, उसमें ये लिखा गया है कि एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी कार्यपालिक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर विद इन लोकल जुरिस्डिक्शन किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। तो मजिस्ट्रेट वारंट दोनों कंडीशन में जारी कर सकता है, वो चाहे समन ट्रायल हो या वारंट ट्रायल हो। तो जारी करने में सक्षम है मतलब कोई ऑफेंस ऐसा किया है जिसका कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट ले सकता है और वो वारंट जारी कर सकता है। तो ये दोनों स्थितियाँ हैं। अच्छा, अब इसके दूसरे पहलू पर चर्चा करें कि अगर मैं सड़क से जा रहा हूँ और मैंने कोई ऑफेंस होते हुए देखा है, कोई मारपीट कर रहा है किसी की, या लड़ाई झगड़ा हो रहा है कहीं पे, तो पहला तो प्रैक्टिकल दिक्कत ये आती है कि मैं उतर के खुद अरेस्ट करूं तो मुझे ही वो ताकतवर आदमी होगा तो दो चार मुझे ही वो थप्पड़ वप्पड़ लगा देगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, मतलब इसमें दिया है सीआर पर प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि लगभग हर चौराहे पर या हर सिग्नल के आसपास कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले या सिग्नल दूसरे जो हैं पुलिस के जवान या होम गार्ड की, जिनको हम नगर सेवक वगैरह कहते हैं, उनके जवान होते हैं उपस्थित। उनको कहा जा सकता है कि वो कार्रवाई करें, और आपको देखकर अगर वो आपको जानते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि आप क्या हैं, मजिस्ट्रेट हैं आप, तो वो उनको अरेस्ट कर सकते हैं, मतलब उनको पकड़ के रख सकते हैं, ठीक है। फिर अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो वहाँ पे आपके पास ना तो बेल बॉन्ड के कागज़ होंगे ना कुछ होंगे, तो उसको थाने ले जाया जाएगा, वहाँ पे बेल की प्रक्रिया पूरी करके छोड़ दिया जाएगा और उसके खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया जाएगा। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि अपराध जो दर्ज हुआ है, जिसका कॉग्निजेंस आपने वो लिया है, आपके प्रेजेंस में जो ऑफेंस हुआ है, उसके बारे में आप ही को बताना पड़ेगा। और कोई मजिस्ट्रेट किसी केस में एज एन इंडिविजुअल फरियादी नहीं बनता यूजुअली। तो फिर उसका ड्राइवर जाएगा, वो सब जाएगा, तो सेक्शन 44 का जो आधा जो पार्ट है वो ये हो जाएगा कि आपकी प्रेजेंस में था लेकिन रिपोर्ट आपके ड्राइवर ने या गार्ड ने की है, ठीक है। दूसरा जो हम देख रहे हैं कि जहाँ जिन केसेस में वो वारंट इशू करने के लिए अधिकृत है, उन केसेस में भी गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है। दो चीज़ें हैं, एक ये उसकी उपस्थिति में ऑफेंस हुआ, और दूसरा ये है कि वो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दे रहा है उसके लिए वो वारंट जारी करने में सक्षम हो। दोनों स्थितियों में वो अपनी प्रेजेंस में या अपने सामने रहते हुए अरेस्ट का आदेश या गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है। अब इसका थोड़ा सा दूसरा पहलू ले लें, जैसे मैंने बताया था कि आप कहीं बाज़ार में कहीं पर हैं या सड़क से जा रहे हैं और कोई घटना होते हुए अगर आप देखते हैं, तो क्या उसमें पॉसिबल है कि आप खुद अरेस्ट करें? नहीं पॉसिबल है ये। मान लीजिए वो 4-5 लोग हैं और हमें ये उदाहरण के लिए ले लें कि कोई महिला मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है या एसडीएम है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, तो पॉसिबल नहीं है कि वो खुद अरेस्ट करे। फिर मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है ये चीज़। दूसरा ये है, ज़रूर है कि वहाँ उपस्थित लोगों को या जो पुलिस के जवान हैं या जो लोग हैं उनको ऑर्डर किया जा सकता है कि अरेस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। लेकिन फिर आपको उनको बताना पड़ेगा डिटेल में कि इसके खिलाफ क्या करना है, इसको थाने ले जाइए, इन धाराओं में रिपोर्ट करिए, मारपीट करने का या गाली गलौज का या लोक शांति भंग करने का, जो भी उस पर आपके सामने जो हुआ है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका दूसरा वो ले लें उदाहरण, वो ये आता है जो मैंने अक्सर इस्तेमाल किया है या जो अधिकतर जजेस करते हैं। आपके कोर्ट में बदतमीजी होती है, आप सिटिंग है, प्रिसाइड ओवर कर रहे हैं, किसी केस की सुनवाई चल रही है, ट्रायल अंडरगोन है, और वहाँ पे बहस हो जाती है किसी पक्षकार के बीच में कभी, और कभी
अपना आरोपी कुछ कमेंट या कुछ कर देता है, और यूजुअली जो हैबिचुअल टाइप के ऑफेंडर होते हैं जिन पर जेब का तरीके या ये छोटे मोटे राहजनी वगैरह के केस होते हैं, वो अक्सर ये कमेंट करते हैं कोर्ट में जब कटघरे में होते हैं कि साहब फांसी चढ़ा दो मुझे। जैसे मेरे साथ ही कई बार हुआ था, कई आरोपियों ने ये कमेंट किया कि क्या कर लोगे साहब, फांसी चढ़ा दोगे, और तू तड़ाक की भाषा में वो लोग बात करते हैं। तो वहाँ पे एक सेपरेट ऑफेंस उनका बनता है। वहाँ ज़रूर आप चूँकि कोर्ट में सिटिंग है, आपका गार्ड वगैरह है, पुलिस वहाँ पे है, तो वहाँ ज़रूर आप आदेश कर सकते हैं विद इन कोर्ट प्रोमाइसिस, अपने कोर्ट के भीतर, क्योंकि आपके जुरिडिक्शन में वो आता है। तो वहाँ से पुलिस उसे पकड़ के ले जाएगी, फिर वो एफआईआर वगैरह जो है आपका बाबू है, आपका प्यून जो भी रहेगा वो लिखा देगा जाके कि ऐसा ऐसा हुआ, और उसमें आपके ब्याह पे जो गवाही देगा वो आपका बाबू देगा और आपका प्यून देगा। तो ये अरेस्ट के बारे में है। तो ये इसकी कुल मिला के इसका जो सारांश है या इसका जो सार है वो ये है कि आपकी उपस्थिति में कोई ऑफेंस हो रहा है और वो ऑफेंस उस ऑफेंस के लिए आपके लोकल जुरिडिक्शन में है, आप वहाँ उपस्थित हैं, तो अरेस्ट कर सकते हैं, करने का आदेश दे सकते हैं, फिर उसे थाने ले जाया जाएगा, बेल बॉन्ड वगैरह जो भी है, अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो छोड़ दिया जाएगा बेल पे उसको। ठीक है, आपके कोर्ट में भी ऐसा ही होगा कि अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो पहले वो वो जो पुलिस वाले हैं उसे थाने ले जाएंगे पकड़ के, फिर वहाँ से वो बना करके एक रफ समरी जुडिशियल रिमांड की आपके सामने लेके आएंगे, और वो ऑफेंस एक्चुअली ऐसे जो होते हैं बेलेबल ही होते हैं आपके सामने जो हो रहे हैं, तो उसको वो छोड़ दिया जाएगा, बेल पे छोड़ देंगे आप उसको। लेकिन हाँ, एक केस उसके खिलाफ नया शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये ले लें कि आप मजिस्ट्रेट के सामने कोई मर्डर या कोई हीनियस क्राइम हो रहा है, उसमें स्थिति क्या होगी? तो उसमें स्थिति ये होगी कि आप इन्फॉर्म करेंगे किसी को, वो अरेस्ट करेगा, वो ले जाएगा, फिर कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के सामने वहाँ पेश करेगा उसको। ठीक है, और लेकिन यूजुअली ऐसे केस में जो अरेस्ट बाई मजिस्ट्रेट 44 में दिया है सीआरपीसी के, इसमें आम तौर पे कोई कार्यवाही मजिस्ट्रेट के द्वारा इनिशिएट नहीं की जाती, आम तौर पे नहीं की जाती। कोर्ट के अंदर अगर कुछ जो होता है उसमें ज़रूर की जाती है। जैसे हीनियस क्राइम को अगर हम लें, वो बाहर ही होंगे डेफिनेटली, और बाहर अगर हो रहे हैं तो उसमें मजिस्ट्रेट का इन्वॉल्व होना प्रैक्टिकली संभव नहीं है, व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। ठीक है, तो ये इसका है। और इसके बारे में सेक्शन 44 के बारे में एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ साक्षी बोलिए। सर, अगर कोई मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेन करता है तो भी वो इसी सेक्शन के अंदर अरेस्ट के लिए बोलेंगे? नहीं, वो इसमें नहीं बोलेंगे। फिर वो मजिस्ट्रेट के सामने जो अपन ने पिछली धाराओं में डिस्कस किया था वहाँ पे करेंगे, और या फिर जो धारा 200 है सीआरपीसी की, जिसमें मजिस्ट्रेट को ये शक्ति दी गई है कि प्राइवेट कंप्लेंट को सुन सकता है, वहाँ पे उसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट कार्रवाई करेगा। और वो जो धारा है 200 और 202, उसमें ये है कि कोई मजिस्ट्रेट के सामने कह रहा है, आपका मतलब है कोई थर्ड पर्सन उससे कह रहा है, तो वो कंप्लेनेंट हो जाएगा, और मजिस्ट्रेट उसको कंप्लेंट के तौर पर ग्रहण कर लेगा, चले चाहे वो मौखिक सूचना हो या लिखित सूचना हो किसी ऑफेंस की। ओके, तो धारा 200 पे जब हम आएंगे तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। धारा 200 में ये है कि जो व्यक्ति कंप्लेंट करता है इस तरह की कोर्ट में जा कर के, और वो पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, मान लीजिए वो लिखित में लेके कुछ नहीं आया है, तो मजिस्ट्रेट खुद उसके कथन जो है वो रिकॉर्ड करेगा, और फिर ये बताएगा कि पूछेगा उससे कि और कोई गवाह हैं तो वो उनको लेके आए, और या फिर वो ये करेगा कि उसने जो लिखित वो कथन लिखा है उसके आधार पे थाने को डायरेक्शन देगा कि 156(3) में मजिस्ट्रेट की पावर है एफआईआर दर्ज कराने की, कि इसके धारा के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करके पुलिस अनुसंधान करे। और या फिर वो 156(3) में अगर डायरेक्शन देना उचित नहीं पाता है, उसे लगता है कि उसे मामला खुद ही सुनना चाहिए, तो वो फिर आपसे कहेगा कि आप अपने और गवाह लेके आइए, उनके कथन रिकॉर्ड करेगा, और आगे उसके बाद वो पाता है कि कोई अपराध किया गया है तो तो वो फिर उसमें उस अपराधी को समन या नोटिस जारी करेगा, या गिरफ्तारी वारंट या बेलेबल वारंट जो भी एनबीडब्ल्यू या बीडब्ल्यू जो भी है वो जारी किया जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो इसको 156 को एक बार पढ़ लेना आप साथ में, और 200, 201 और 202
है ना। 201 तो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि जहाँ आप कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है तो आप ट्रांसफ़र कर देते, तो इसलिए 200 धारा 202 जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। सॉरी। अब हम लें इसे जो सोनम, जो आपका डाउट था, ये था डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पहला, फिर रूल ऑफ मिस्चीफ। रूल ऑफ मिस्चीफ के बारे में शायद मेरे ख्याल से उस लेक्चर में आ पाया था कि नहीं आ पाया था, क्योंकि डिटेल लेक्चर सारी डॉक्ट्रिन पे उसमें हो गया था। वो कितने मिनट का है मुझे नहीं मालूम। तो जो आपका पहला था डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, 1 मिनट। वो यूट्यूब पे डला है, वो कहाँ तक है? आप लोगों ने कुछ उसको ध्यान दिया है क्या? सर उसको देखा था, लेकिन वो कहाँ तक देख पाया था? आप मतलब ये बता रहे थे कि जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टडीज होता क्या है और स्टडी उनकी क्या हुई और उसका बैकग्राउंड वगैरह क्या था, और मतलब कि उसको पब्लिक लोगों के लिए एक इजी लैंग्वेज कन्वर्ट करने के लिए, और लॉ की जो लैंग्वेज है उसको इंटरप्रेट जो करते हैं उस सब के बारे में बताया था। उतनी देख पाया था, लास्ट तक नहीं देखा अभी। अच्छा, उसमें आप बता रही हैं भी नहीं ना, पूरा नहीं है वो, 40 मिनट का नहीं है ना शायद, एक नहीं घंटे। सर वो कंप्लीट नहीं है, वो तो सिर्फ 18-19 मिनट का है। अच्छा, तो वो उसमें बहुत नॉइस आ गई थी बहुत ज़्यादा, और साउंड उसमें नहीं आ पा रहा था, इसलिए वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स तो शायद ये इंटरप्रिटेशन में ही है। सर हमें पता नहीं है, बट सर ने जो हमें भेजा है तो उसमें तो यही सब दिया है। बाकी और भी है उसमें, लेकिन वो हमने भेजे नहीं क्योंकि पहले ये हो जाए फिर बाद में पढ़ेंगे उसको। नहीं ठीक है, इसको एक मिनट देख लेते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, इस बारे में ये कहा गया आच्छादन का सिद्धांत, हिंदी में इसका जो मीनिंग है या टर्म जो यूज़ किया गया है, इट इज़ आच्छादन का सिद्धांत। ये ऐसा सिद्धांत है जो मौलिक अधिकारों के संभावित होने की अवधारणा को कायम रखता है। यदि विधायिका द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के भाग 3 के साथ असंगत है तो ऐसे कानून को या ऐसे लॉ को सेट असाइड या वॉइड किया जा सकता है या अमान्य निष्क्रिय माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के बारे में है सोनम, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों से संगत बना रहता है और कहा जाता है कि इस पर आच्छादन का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का असर पड़ता है कि अगर संबंधित किसी फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट होता है या मौलिक अधिकार में कोई संशोधन होता है तो संशोधन होने पर ही आच्छादित किए गए कानून की विसंगति को दूर किया जा सकता है। इसका मतलब ग्रहण लगना। एक्लिप्स मतलब हम कहते हैं ल्यूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये है कि जो आपके अधिकारों पर ग्रहण लगाए तो वैसा जो कानून है वो वाइड एब इनिशियो या इनफेक्टिव माना जाएगा। और ये इसलिए है कि इसमें या तो कोर्ट को वो किया जाएगा, अप्रोच किया जाएगा, या कोर्ट सुओ मोटो स्व प्रेरणा से उसका संज्ञान लेगा और उसको रिट के तौर पे उसकी सुनवाई करेगा और उस कानून को, जो ऐसा कानून बना है जिससे एक्लिप्स या आपके अधिकारों पे या मौलिक अधिकारों पे कोई ग्रहण लगाया गया है सॉरी उसको अमान्य वो कर दिया जाएगा, सेटिसाइड कर दिया जाएगा, या फिर इनफेक्टिव या कर दिया जाएगा, निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ये है। और इसको अगर और आसान शब्दों में देखें तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कानून,
एक आच्छादन की स्थिति में रहता है जो इसे निष्क्रिय और अपरिवर्तनीय बना देता है। और इसी जो वो है प्रिंसिपल ये जो है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून अगर बनाया गया है तो वो हमेशा एक एक्लिप्स की स्थिति में रहता है। सॉरी। तो वो जो है खुद ही इनफेक्टिव या वो अप्रवर्तनीय हो जाता है। और इसके अंतर्गत आने वाला जो लॉ है या विधि है उसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहते हैं। तो इसमें दूसरे कई मामले हैं, जैसे एक इसमें दिया है केशवन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि आर्टिकल 13A में भूतलक्षी और भविष्यलक्षी चीज़ों को उठाया था। हाँ बोलिए। तो ये जो मामला था ये भारतीय प्रेस अधिनियम 1931 के तहत था, जब ये केशवन जो है एक पैम्फलेट वगैरह कोई प्रकाशित कर रहे थे उस बारे में था। और ये मामला उस समय लंबित था, पेंडिंग था जब भारत का संविधान लागू हुआ था। सॉरी। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये माना या ये व्यवस्था दी कि जो ये है इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931, भले ही ये संविधान लागू होने के पहले अस्तित्व में आ गया था और उसके तहत मामला चलाया जा रहा था, लेकिन संविधान में जो बुद्धि छूट दी गई है आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो वो है उनका उल्लंघन है। और ये जहाँ तक मौलिक अधिकारों का के साथ वो रखता है, कन्फ्लिक्ट करता है, उस सीमा तक ये कानून जो है इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट ये शून्य है। और इसमें कोर्ट ने ये बताया था कि शून्य का अर्थ कानून या प्रावधान को निरस्त करना नहीं है, बल्कि ये है कि वो जिस सीमा तक फंडामेंटल राइट का या आर्टिकल 19 में जो राइट दिया गया फंडामेंटल राइट, उसका जहाँ तक वो उल्लंघन करता है उस सीमा तक ये ख़त्म होगा या समाप्त होगा, शून्य होगा ये जो एक्ट है उसमें दिए गए प्रावधान। सॉरी। हाँ बोलिए।